Hello everyone, welcome to this channel, and in this video we are going to be looking at Renaissance. In order for us to be able to understand Renaissance, we should know what was the Renaissance. Well, we know about it is that it begins in the 14th century and lasting until the 17th century. The Renaissance was a period of enormous cultural rebirth of extraordinary creativity. It really provides a bridge between the medieval period and the period that historians like to refer to as modernity. Renaissance जब आया तो इसने ancient और modern era में एक ब्रिज का काम किया, जोड़ने का, वरना तो इससे पहले Renaissance के मुकाबले में medieval age में कुछ भी नहीं था. The world history is considered to be divided into three parts, including the ancient, the medieval, and modern. It was the end of Dark Ages and new foundation for modern era. इस Dark Age के बाद Renaissance आया और ये Dark Age Middle Age यूरोप में रही थी 5th century से 14th century AD तक. इसको डार्क एज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि चर्च और नोबिलिटी का राज ज़्यादा बढ़ गया था, उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी. इसलिए इस वक्त कोई ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, ना ही आर्ट में, ना ही कल्चर में, और ख़ास तौर पर लिटरेचर में, जिसकी हमें ज़रूरत थी इस लिटरेचर की फील्ड में. लेकिन मिडीवल से पहले एंशिएंट में सिविलाइजेशन ने काफ़ी ग्रोथ कर रखी थी, क्योंकि इस वक्त ग्रीक और रोमन टाइम्स में सिविलाइजेशन ने यूरोप को घेर रखा था और इसी वक्त आर्ट की अच्छी ग्रोथ हुई थी. लेकिन दरमियान में मिडिल एजेस जो आ गई, जिसकी वजह से यूरोप सो गया, यानी कि ये पीरियड डार्क एज का आ गया, क्योंकि इस वक्त चर्च और नोबिलिटी इन सब ने अपना राज कायम कर लिया था और अरब के लोग सबसे पहले चाइना के जैसे कंट्रीज में जा चुके थे, तो वो यूरोपियन से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे. यूरोपियंस ने अरबों से कांटेक्ट बनाया और उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा मिला. तो अरबों से सीखकर इन्होंने यूरोपियंस ने सोचा कि हमारे पास भी अरिस्टोटल है, हमें क्लासिकल राइटर्स को पढ़ना चाहिए, जैसे कि इसमें अरिस्टोटल, प्लाटो और सोक्रेट्स इंक्लूडेड हैं. ये सब क्लासिकल राइटर्स थे. वो सोच रहे थे यूरोपियंस के लोग कि क्यों ना हम इनको पढ़कर अपने कंट्री को फ्लरिश करें. यहाँ पर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसको हम कुस्तुनतिनिया बोलते हैं उर्दू में, यहाँ पर अटैक हुआ था. किसने किया था? टर्क्स ने. With the fall of Constantinople in 1453 AD by the invasions of the Turks, the Greek scholars who were residing there spread all over Europe and brought with them invaluable Greek manuscripts. वो जितने भी लोग यहाँ पर थे, जो अच्छे खासे लोग थे, उनको तुर्की से, कॉन्स्टेंटिनोपल से जब निकाला गया हमला करके, तो अपने साथ वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर आए. काफ़ी कीमती मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे और उनको पढ़कर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की यूरोप की. और सबसे ज़्यादा इटली में रेनेसांस आया. सबसे पहले रेनेसांस इटली में आया, वहां पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स लेकर गए कुछ लोग, और वहीं से फिर रेनेसांस का डार्क एज खत्म हुआ और यहाँ पर फिर रेनेसांस. इटली में कुछ फ्रीडम भी थी, नई नई चीजों को इटली में जगह मिलती थी और जोग्राफिकल कंडीशन भी काफी अच्छी थी उस वक्त इटली की. तो उस वजह से इटली के कुछ समझदार लोगों ने उन मैन्यूस्क्रिप्ट से सीखा और फिर इटली में सबसे पहले रेनेसांस आया. इटली में एक जगह थी फ्लोरेंस, इस जगह से रेनेसांस की शुरुआत मानी जाती है. तो इस वक्त इटली में बहुत बड़े राइटर्स थे, डांटे और पेट्रार्क. दोनों की पिक्चर्स देख सकते हैं आप. डांटे जो है वो रेनेसांस में सबसे पहला नाम है, इसके बाद पेट्रार्क आया, इसको आगे लेकर गया. इन राइटर्स ने क्लासिकल राइटर्स, फॉर एग्जाम्पल होमर और विर्जिल को स्टडी किया और इनकी डिस्कवरी की गई, और जो भी ग्रीक और रोमन राइटर्स थे उनकी रिडिस्कवरी की गई. और यहाँ पर सबसे जरूरी आइडियोलॉजी आती है ह्यूमनिज्म की. व्यूड ह्यूमंस नॉट गॉड एज इट्स सेंटर, रेफर टू एज ह्यूमनिज्म, बट वाज नॉट येट कम्प्लीटली सेक्युलर. पहले तो रेनेसांस से पहले जो इम्पोर्टेंस थी वो चर्च को दी जाती थी और जो किंग्स और क्वींस थे उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती थी. लेकिन जो ही रेनेसांस आया तो पेट्रार्क ने पहले ये इस पर बात की कि ह्यूमंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. यहाँ पर सबसे जरूरी आइडियोलॉजी यही है, जिसका फादर पेट्रार्क को माना जाता है ह्यूमनिज्म को. ये समझता था कि ह्यूमंस ही सब कुछ हैं, उसी के लिए सब कुछ बना है. तो मिडिल एज में उसको बदल कर क्या कर दिया कि चर्च सब कुछ है, पोप सब कुछ है. तो बड़ी ही बेकार किस्म की थी मिडिल एजेस की सिविलाइजेशन, और उनकी सोच भी और उनकी आइडियोलॉजी भी. टोटल आइडियल बातें होती थी उसमें. और उस वक्त एक फिलोसोफर आए थे, रॉजर बेकन. इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल ऑफ रैशनलिज्म. इसके बाद ही ह्यूमनिज्म डेवलप हुई और ये माना गया कि ह्यूमन ही सब कुछ है. और इस वक्त इंडियन पेंटर्स भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनके, लियोनार्डो दा विंची,
माइकल एंजेलो और राफेल। इस वक्त पेपर और प्रिंटिंग आर्ट भी आ चुके थे, किताबें खूब पब्लिश होने लगी, लोग शौक से किताबों को पढ़ने लगे और समझदार भी होने लगे। अब इटली में जब रेनेसां आया तो पूरे फ्रांस और यूरोप में फैल गया। जब इंग्लैंड में आया तो ट्यूडर डायनेस्टी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्यूडर डायनेस्टी में हेनरी 8 था उस वक्त। तो उन्हीं के दौर में सर टॉमस मोर आए थे, उनका नाम बहुत बड़ा है। उन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश की जिसका नाम है यूटोपिया। लेकिन इंग्लिश रेनेसां की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लरिश वो कब हुआ? एलिजाबेथन के दौर में। हेनरी 8 की बेटी एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उनके टाइम पर आर्ट और लिटरेचर बहुत फ्लरिश हुआ, स्पेशली लिटरेचर। 1558 में जब एलिजाबेथ क्वीन बनी थी तो उन्हीं के टाइम में प्रोटेस्टेंट्स भी आ गए थे। तो उस वक्त स्पेन इंग्लैंड का दुश्मन बन गया था। एलिजाबेथ से पहले स्पेन की अच्छी खासी दोस्ती थी इंग्लैंड से, लेकिन 1558 में क्या हुआ? स्पेन का राजा कौन था? फिलिप सेकंड। उसने स्पेनिश जहाजों का ढेर इजाद किया, इकट्ठा किया इंग्लैंड पर हमला करने के लिए, और वो हमला करने आ रहे थे उस वक्त। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ थी उस वक्त, और स्पेन से लड़ना बहुत महारत की बात थी क्योंकि स्पेन उस वक्त दुनिया की सुपर पावर था। लेकिन स्पेन को इंग्लैंड ने हरा दिया। कैसे हराया? उन्होंने जलते हुए फायर शिप से, यानी कि जहाजों में आग लगा दी। उसी के साथ इंग्लैंड की पावरफुल नेवी की भी शुरुआत हुई और कॉलोनाइजेशन भी स्टार्ट हुई। इसके बाद इस एज को गोल्डन एज भी माना गया, और इसके जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर को ज्यादा माना जाता है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।